आप यूज कर सकते हैं। अगर आपके पास घर पे सिस्टम है, पीसी है, लैपटॉप है, तो आप ये स्काई लैब नाम का सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर लेंगे गूगल से जाके। फ्री सॉफ्टवेयर है, आपको कुछ भी पे नहीं करना है, फ्री डाउनलोड हो जाएगा। तो गूगल पे जाएंगे, वहां लिखेंगे स्काई लैब, डाउनलोड स्काई लैब, लेकिन उसके लिए थोड़ा सा लिमिटेशंस है, कुछ फाइल ऑलरेडी आपके सिस्टम में होनी चाहिए। अगर आपका 64 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम है, अगर आपका 64 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम है, चेक कैसे करते हैं उसको ध्यान से समझें। आप अपने पीसी, माई कंप्यूटर, जो भी आपके आइकन पे पड़ा होगा आपकी स्क्रीन पर, वहां जाएंगे, उसको राइट क्लिक करेंगे, इसको नोट कर लेना सब लोग अपनी नोटबुक में। कैसे चेक करते हैं कि ऑपरेटिंग सिस्टम कितने बिट का है, हमें स्काई लैब, मैटलैब या पाइथन कौन सी इंस्टॉल करनी है सिस्टम पे। आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग टोटल 3 सॉफ्टवेयर हैं जो आप यूज कर सकते हैं। पहला मैटलैब, जो कि काफी महंगा, काफी एक्सपेंसिव होता है। कौन सा बताया? मैटलैब। दूसरा होता है स्काई लैब, जो हम यूज करेंगे क्योंकि ये फ्री सॉफ्टवेयर है। आईआईटी बॉम्बे पूरी दिल्ली में, पूरे इसको इंडिया में डिस्ट्रीब्यूट करता है ये स्काई लैब। मतलब इंडिया में आईआईटी बॉम्बे के पास इसका प्रोप्राइटरी है। तो ओपन सोर्स है, ओपन सोर्स का मतलब फ्री है, कुछ भी पे नहीं करना है। 3 सॉफ्टवेयर बता रहा हूं, ध्यान से सुनेंगे, लिख लो उसको। नंबर 1 मैटलैब, आपके आगे एडवांस स्टडीज में बहुत काम आते हैं तीनों सॉफ्टवेयर। पहला मैटलैब, कॉपी खोलो के नहीं, कॉपी खोल के बैठो बेटे, कॉपी पे लिखो। 3 सॉफ्टवेयर की जरूरत पड़ती है आप लोगों को, 3 सॉफ्टवेयर में काम कर सकते हैं। मैडम आप चेयर ले लो, मैं वीडियो बना रही हूँ, फिर प्रोसेस फिर वो रहेगा, भूल लेंगे। जल्दी से पढ़ सकती है या 3 सॉफ्टवेयर पर आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। पहला मैटलैब, फुल फॉर्म होती है मैथमेटिक्स लैबोरेटरी, मैटलैब MAT। दूसरी बात, अगर आपके पास घर पे भी सिस्टम है या आप कॉलेज में ही प्रैक्टिस करना चाहते हैं, तो आप यूज कर सकते हैं स्काई लैब सॉफ्टवेयर। कौन सा सॉफ्टवेयर? स्काई लैब। मैटलैब हम यूज नहीं करेंगे क्योंकि उसको खरीदना पड़ता है, बहुत महंगा सॉफ्टवेयर होता है। तो जितने भी रिसर्च इंस्टीट्यूट्स हैं, जितने भी यूनिवर्सिटीज हैं, ज्यादातर वो सब फ्री सॉफ्टवेयर जो स्काई लैब है उसको यूज करते हैं। इसकी कमांड्स, इसकी प्रोग्रामिंग, इसके फंक्शंस 99% मैटलैब से मैच खाते हैं। मतलब अगर आप इस पे काम करना सीख जाते हैं तो मैटलैब पे भी आराम से काम कर सकते हैं। इसे आप फोन में भी डाउनलोड कर सकते हो, कोई भी डिफरेंस नहीं है। दूसरा, अगर आपके पास घर पे सिस्टम नहीं है तो भी स्काई लैब को आप क्लाउड से यूज कर सकते हैं। क्लाउड का मतलब होता है इंटरनेट। इंटरनेट से भी आप इसको यूज कर सकते हैं, यानी कि ब्राउजर से। स्मार्टफोन ज्यादातर सभी के पास होते हैं, तो आप वहां से भी क्लाउड पर इसको यूज कर सकते हैं। नहीं तो एक और ऐप होती है, अपने सब लोग, सबके पास है क्या ये स्मार्टफोन? अपना स्मार्टफोन ओपन करो और प्ले स्टोर में जाइए। नेट तो है सब पे अवेलेबल? यही चीज ऐसी जो सब पे मिलती है। प्ले स्टोर में जाइए, वहां पर लिखिए मैटलैब। प्ले स्टोर में जाके मैटलैब टाइप किया, क्या आ रहा है लिखा हुआ? कुछ ऑप्शन आ रहे होंगे नीचे, आ रहे हैं कुछ। जैसे आपने ऊपर मैटलैब टाइप किया, कुछ नीचे ऑप्शंस आ रहे हैं। सर्चिंग करो, क्या क्या आ रहा है बेटे? मैटलैब मैथवर्क आ ये रहा है, वाला कुछ लिखा हुआ? ये वाला हाँ, इंस्टॉल करो। मैटलैब मोबाइल, उसे इंस्टॉल कर दीजिए बेटे। मैटलैब, मैटलैब मोबाइल पूरा नाम आ रहा होगा। यस सर। मैटलैब मोबाइल है ना, मतलब मोबाइल एडिशन है ये इसका। आप इसे इंस्टॉल कर लीजिए अपने सिस्टम में, अपने स्मार्टफोन में, और इस पे प्रैक्टिस कर सकते हैं घर जा करके। तो आप एक काम कर सकते हैं, लैब में, कॉलेज में आके स्काई लैब पे काम करें,
और घर पे जाके मैटलैब में काम करें। 99% सिमिलर है, मैम ओपन कर दो। कहीं कहीं जो चेंज होगा वो आपको बता देंगे फिर। ठीक है, इंस्टॉल कर लें सब लोग अपने फोन में, ताकि घर जाते ही इसको प्रैक्टिस भी कर सकें आप। मैम यही तो करना है ना। हाँ, इस पे साइन इन करना फिर पड़ेगा। आपको साइन इन करना पड़ेगा इंस्टॉल करने के बाद। साइन इन का मतलब है आपको अपनी ईमेल आईडी एंटर करानी है, लॉगिन बनाना है इसके मैम अंदर। मेरी तो कोई ईमेल आईडी नहीं है। आराम से घर जाके ईमेल इसको कर आईडी डाल के लीजिएगा। नेक्स्ट लिखना है, फिर बना लेना ईमेल आईडी। ठीक है बेटे, मैम आपको भैया क्या जी है, करना वो डाल मैटलैब दो। पर एक अकाउंट बनाना पड़ता है अपना। बेहद आसान है, आपको कोई भी मुश्किल इसमें नहीं आएगी। वो आपसे कुछ एंट्रीज मांगेगा, आपका ईमेल आईडी वगैरह, वो सारे नंबर अपना ईमेल आईडी लिख देना। है कोई बच्चा ऐसा जिसकी बनी हुई नहीं है ईमेल आईडी अभी तक भी? अगर नहीं बनी हुई तो बना लेना बेटे। भैया की यूज कर लेना। तो ईमेल आईडी बनाने के बाद इसमें आप साइन इन कर लेंगे, फिर आपका ये स्टार्ट हो जाएगा मैटलैब। आप घर पे इसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं, मैं भी करके दिखा दूंगा। फिलहाल हम यहाँ पर स्काईलैब पे प्रैक्टिस करते हैं। बेसिक याद रखिए प्लीज। आपने सुना भी होगा कि कंप्यूटर जो है वो दो चीजों का कंपोजिशन है, एक हार्डवेयर और एक सॉफ्टवेयर, राइट। और दुनिया की कोई भी टेक्नोलॉजी हो, कितनी भी एडवांस टेक्नोलॉजी, क्या आप लोगों ने कंप्यूटर का ब्लॉक डायग्राम पढ़ा हुआ है? अच्छा, चलो एक बात बस इतना समझ ले। सपोज ये आपका कंप्यूटर है पूरा का पूरा, इतना जो आपको दिखाई दे रहा है स्क्रीन पर, ठीक है बेटा। यहाँ नजर रखिएगा स्क्रीन पर, बस यहाँ। और कितनी भी एडवांस टेक्नोलॉजी हो, चाहे हम मैटलैब, पाइथन, स्काईलैब या किसी सॉफ्टवेयर में भी काम करेंगे, तो हम क्या करेंगे, मान लीजिए आपका सॉफ्टवेयर है, मैं ब्लॉक डायग्राम बता रहा हूँ आपको। आप इसको इनपुट देंगे, क्या देंगे? इनपुट। दो तरह की डिवाइसेस होती हैं सिस्टम में, एक इनपुट डिवाइस और दूसरी आउटपुट डिवाइस। इनपुट डिवाइस कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शंस देने के लिए, इनपुट डिवाइस कंप्यूटर को डेटा प्रोवाइड कराने के लिए, और कंप्यूटर उसको प्रोसेस करके आपको क्या प्रोवाइड करता है फिर? आउटपुट, जिसको हम इंफॉर्मेशन बोल देते हैं। So let me type this. यहाँ पर आपका ये ऐसे समझ लीजिए कुछ कि आप इनपुट प्रोवाइड कराएंगे। किसको प्रोवाइड कराएंगे इनपुट? अपनी मशीन को। वो मशीन हो सकती है, डिवाइस हो सकती है, आप उसे आप कुछ भी कहिए। आपसे कंप्यूटर कह सकते हैं, स्मार्टफोन कह सकते हैं, जो चाहे कहिए। आप क्या दे रहे हैं? इनपुट। किसको दे रहे हैं इनपुट? किसको दे रहे हैं इनपुट? कंप्यूटर को। और कंप्यूटर उसको क्या करेगा? प्रोसेस करेगा। और प्रोसेस करने के बाद आपको क्या मिल जाएगा फिर उसका आउटपुट। जो ये इनपुट साइड देख रहे हैं इसको बोलते हैं हम लोग जनरली डेटा। और कंप्यूटर इसको प्रोसेस करने के बाद जो हमें प्रोवाइड कराता है आउटपुट, उसको हम जनरली बोलते हैं इंफॉर्मेशन। क्या बोलते हैं? इंफॉर्मेशन। बस इतनी छोटी सी बात आपको ध्यान रखनी, कोई विशेष बात या कहीं भी कोई डिफिकल्ट चीजें मैं आपको नहीं पढ़ाऊंगा। इनपुट देने के लिए कंप्यूटर को यूज करेंगे इनपुट डिवाइस। क्या यूज करेंगे? इनपुट डिवाइस। कौन सी होती है इनपुट डिवाइस? कीबोर्ड, वेरी गुड, माउस, स्कैनर, राइट, जॉयस्टिक। तो तीन तो याद रख ले कम से कम। इनपुट डिवाइस कौन कौन सी? कीबोर्ड। या आपके प्रैक्टिकल में पूछी भी जाती है आपसे कि आपने भाई ये प्रोग्रामिंग तो की लेकिन आपको कुछ पता भी है थोड़ा बहुत। इनपुट डिवाइस कौन कौन सी होती हैं? आउटपुट डिवाइस कौन सी होती है? कंप्यूटर का क्या काम है? प्रोसेसिंग में क्या किया जाता है? प्रोग्राम क्या होता है? इंस्ट्रक्शन और प्रोग्राम में क्या फर्क है? ये सारी बेसिक चीजें आपसे आपके वाइवा में भी पूछी जाएंगी। इधर आ जाओ बेटा, आप उठ के इधर आ जाओ। हाँ, येलो, यस, आप आ जाओ। तो इनपुट डिवाइस से आप कंप्यूटर को प्रोवाइड कराएंगे इंस्ट्रक्शन। ध्यान से बेटे, स्क्रीन पर देखते रहिएगा सब लोग।
इनपुट डिवाइस से आप कंप्यूटर को इनपुट देंगे यानी कि डेटा देंगे। डेटा में आप कुछ भी दे सकते हैं, अपनी मैथमेटिकल कैलकुलेशंस। मान लीजिए मैट्रिक्स का आपको एडिशन करना है, मल्टीप्लिकेशन बेटा बात नहीं करेंगे, आपको मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन करना है तो आप कंप्यूटर को वो दो मैट्रिक्स प्रोवाइड कराएंगे एज इनपुट जिनका आपको एडिशन करना है। मल्टीप्लिकेशन करना है तो वो दो मैट्रिक्स इनपुट कराएंगे कंप्यूटर को, कंप्यूटर उनको प्रोसेस करेगा यानी मल्टीप्लिकेशन करेगा और उनका जो भी रिजल्ट होगा वो आपको आउटपुट में दे देगा। ठीक है, दुनिया की कितनी भी कोई सी भी हाई टेक्नोलॉजी हो, चाहे आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात करें या किसी की भी, आपको बस यही काम करना है कि डेटा आपको प्रोवाइड कराना है यानी इनपुट आपको देना है। कंप्यूटर क्या करेगा, उसको प्रोसेस करेगा और प्रोसेस करने के बाद आपको क्या मिल जाएगा, आउटपुट, जिसे हम क्या बोलते हैं, इंफॉर्मेशन। बस इतना आपने ध्यान रखना है। ये इसका ब्लॉक डायग्राम होगा कंप्यूटर का या किसी भी डिवाइस का, चाहे वो स्मार्टफोन हो या कोई भी मशीन। हर मशीन को, हर स्मार्टफोन को या हर कंप्यूटर को आपको इनपुट देना है, वो मशीन उसको प्रोसेस करेगी और प्रोसेस करने के बाद अकॉर्डिंगली उसको आउटपुट आपको दे दिया जाएगा। तो यही काम हम यहाँ पर भी करेंगे। इसको नोट करने की जरूरत तो नहीं है ना, सब जानते हैं। इनपुट डिवाइस कौन कौन सी बताई हमने, कीबोर्ड, माउस, स्कैनर। इनको लिख लीजिएगा, हर बच्चा अपने कॉपी पे लिख लेगा, किसी को ना पता हो बाई चांस। 3 डिवाइस जरूर लिख लें, कीबोर्ड, माउस एंड स्कैनर। आउटपुट डिवाइस में आ जाइए। आउटपुट डिवाइस क्या क्या होती है आपकी, चलो स्पीकर और मॉनिटर। आपने देखा होगा मॉनिटर अब टच स्क्रीन आ रहा है बेटा ज्यादातर, तो टच स्क्रीन जैसे आपका स्मार्टफोन भी है तो आपका जो मॉनिटर या स्क्रीन है वो दोनों डिवाइस की तरह से काम करता है, इनपुट भी और आउटपुट भी। आप उसी से इनपुट भी दे रहे हैं अपने स्मार्टफोन पे, आप क्लिक करके इनपुट भी दे रहे हैं और आउटपुट भी आपको मिल रहा है। तो टच स्क्रीन इज एग्जांपल ऑफ बोथ टाइप ऑफ डिवाइसेस, इनपुट एज वेल एज आउटपुट डिवाइसेस। तो एनीवेज आउटपुट डिवाइस जनरली हमारा स्क्रीन यानी कि मॉनिटर, प्रिंटर, प्लॉटर, राइट, और स्पीकर अभी बताया बच्चे ने। तो ये जितने भी आउटपुट डिवाइस के आपके एग्जांपल हैं। अब हम चलते हैं स्काई लैब पर और बस एक छोटा सा पर ध्यान रखिएगा क्योंकि हमें यहाँ पर प्रोग्रामिंग भी करनी है और हमें इंस्ट्रक्शंस भी देने हैं। तो हम जो कंप्यूटर को दे रहे हैं, हम जो इनपुट की बात कर रहे हैं बेटे, यहाँ पर ध्यान से समझना। कंप्यूटर को जो हम इनपुट दे रहे हैं उसको बोलते हैं जनरली इंस्ट्रक्शन। क्या देते हैं कंप्यूटर को, हम इंस्ट्रक्शन देंगे और कंप्यूटर उस इंस्ट्रक्शंस को प्रोसेस करने के बाद हमें क्या दे देगा, हमें उसका आउटकम यानी कि रिजल्ट दे देगा। जो भी रिजल्ट होगा उसको हम इंफॉर्मेशन बोलते हैं, आउटपुट बोलते हैं। अब यहाँ पर जो इंस्ट्रक्शन है, क्यों मैंने बताया, इस इंस्ट्रक्शन को आप एक बार में एक इंस्ट्रक्शन भी दे सकते हैं या फिर आप मल्टीपल इंस्ट्रक्शंस भी दे सकते हैं। ठीक है, पहले दोनों लिख दिए के साथ। आप कंप्यूटर को एक बार में सिर्फ एक इंस्ट्रक्शन भी दे सकते हैं जिसको हम कमांड भी कह देते हैं कई बार। तो जो भी काम आपको कराना है कंप्यूटर से उसके लिए आप कंप्यूटर को क्या देंगे, इंस्ट्रक्शन या इंस्ट्रक्शंस। सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस इज कॉल्ड अ प्रोग्राम। तो मैं यहां पर लिख दूं इसको, बहुत बेसिक बातें हैं, बहुत थोड़ा सा बेसिक समझेंगे तो आपके लिए आसानी रहेगी। आप चाहें तो कंप्यूटर से जो भी प्रोसेस कराना चाहते हैं उसके लिए कंप्यूटर को आपको इंस्ट्रक्शन देनी है। इंस्ट्रक्शंस को देने के लिए आप दो तरीके यूज कर सकते हैं, या तो एक बार में एक इंस्ट्रक्शन या फिर एक बार में मल्टीपल इंस्ट्रक्शंस। गेटिंग और नॉट? You can provide only one instruction at a time or you can provide more than one instructions at a time. जब आप एक से ज्यादा instructions provide कराएंगे तब उसको बोलते हैं program. So if somebody asks you what is a program, then you can easily tell program is just a set of instructions या multiple instructions. Program is a set of instructions. ये बिल्कुल ऐसे अगर हम एग्जाम्पल की बात करें तो सपोज आपकी मम्मा आपको काम बता रहे हैं तो आपकी मम्मा आपको पूरे दिन का काम एक एक करके भी बता सकते हैं कि बेटे पहले झाड़ू लगा दे घर में। जब आपने झाड़ू लगा दी फिर आपने कहा मम्मी झाड़ू लगा दिया, उन्होंने कहा पोछा लगा दे,
आपने पोछा लगा दिया, अब बर्तन मांज दे, अब बाजार से सब्जी ले आ, मतलब शी इज प्रोवाइडिंग यू वन इंस्ट्रक्शन एट ए टाइम। और वो ऐसे भी कह सकती थी कि पूरा प्रोग्राम यानी जो भी आपसे काम कराने उनको एक साथ ही बता सकती थी कि एक काम करना भाई, पहले झाड़ू लगाना, फिर पोछा लगाना, फिर बर्तन धोना, उसके बाद बाजार से सब्जी लाना और फिर घर में पूजा करके आरती वारती करके अपना खाना वाना खा लेना। क्या बात समझ में आई? आप दो तरह से इंस्ट्रक्शन दे सकते हैं, एक बार में एक इंस्ट्रक्शन या प्रोग्राम के थ्रू एक बार में मल्टीपल इंस्ट्रक्शंस। ठीक है, तो जब आप एक बार में एक इंस्ट्रक्शन देते हैं उसे बोलते हैं इंटरेक्टिव मोड। लिख लो, उसको नोट कर लो। जब आप एक बार में एक इंस्ट्रक्शन देंगे उसको कहते हैं इंटरेक्टिव मोड। इंस्ट्रक्शन ये पाइथन में भी काम आएगा, मैटलैब में भी, सब जगह। कौन सी मोड बोलते हैं उसको? इंटरेक्टिव मोड। इंटरेक्टिव मोड का मतलब है एक बार में एक इंस्ट्रक्शन। दिखाई दे रहा है लास्ट में? पीछे स्क्रीन तक दिखाई दे रही बेटा? लास्ट में फोन छोटा कर दिया, दिखाई दे रहा अभी भी? ओके। इंस्ट्रक्शन जो एक लिखी है, जब एक बार एक इंस्ट्रक्शन आप एग्जीक्यूट कराएंगे तो उसे आप कहते हैं इंटरेक्टिव मोड। और जनरली इसको यूज करते हैं इसके लिए कंसोल विंडो। क्या यूज करते हैं इसके लिए? कंसोल विंडो। इंटरेक्टिव मोड पर काम करने के लिए आप स्काई लैब में भी, मैटलैब में भी और पाइथन में भी सब जगह यही काम करेंगे। जब आप इंटरेक्टिव मोड में काम करना चाहते हैं, मतलब एक बार में एक इंस्ट्रक्शन चलाना चाहते हैं, एक बार में एक कमांड देना चाहते हैं, तो आप यूज करेंगे कंसोल विंडो। और जब आप प्रोग्राम पूरा का पूरा एक साथ देना चाहते हैं कंप्यूटर को, यानी बहुत सारी इंस्ट्रक्शंस एक बार में एक एक करके सबको एग्जीक्यूट कर देना। बट प्लीज रिमेंबर, एक बार में एक ही इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट की जाएगी। आप भले ही प्रोग्राम पूरा का पूरा प्रोवाइड करा रहे हैं, लेकिन कंप्यूटर एक बार में एक इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करेगा। इसका मतलब इन दोनों में फर्क क्या हुआ? इसमें फर्क ये हुआ कि एक बार में आपने सिर्फ एक इंस्ट्रक्शन प्रोवाइड की है, यहाँ पर आपने कलेक्शन ऑफ इंस्ट्रक्शंस प्रोवाइड किया है। कंप्यूटर एक एक इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करता चला जाएगा लगातार। जैसे मैंने बताया था कि आपकी मम्मी ने आपको काम बताया, फिर एक काम बताया आपने कंप्लीट किया, फिर दूसरा काम बताया तब आपने कंप्लीट किया। लेकिन अगर वो सारा काम एक साथ बता देती तो आप कंटिन्यूअसली करके सारे काम को निपटाते चलते। समझ में आ रही बात या नहीं? ओके, इसको बोलते हैं फिर आप स्क्रिप्टिंग मोड। कौन सा मोड बोलते हैं इसको? स्क्रिप्टिंग मोड। और स्क्रिप्टिंग मोड के लिए आप यूज करेंगे यहाँ पर स्काई नोट। क्या यूज करेंगे? स्काई नोट। पाइथन में अलग से पूरा का पूरा स्क्रिप्ट आती है, मैट लैब में भी आपका पूरा का पूरा फाइल। स्काई नोट का मतलब क्या है? आप अपनी पूरी फाइल बनाएंगे यहाँ पर यूजिंग फाइल। स्पेलिंग थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, यूजिंग फाइल। ये सारा लिख दिया मैंने आपके लिए, बहुत जरूरी है, समझिएगा इसको। एक बार में एक इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट करने के लिए इंटरेक्टिव मोड यूज की जाएगी। कंसोल विंडो पे काम करेंगे। कहाँ काम करेंगे? कंसोल विंडो पर। जब आप पूरा प्रोग्राम एग्जीक्यूट कराना चाहते हैं तो आप स्क्रिप्टिंग मोड में काम करेंगे। पूरा प्रोग्राम का मतलब मल्टीपल इंस्ट्रक्शंस, यानी एक बार में ज्यादा इंस्ट्रक्शन आप कंप्यूटर को देना चाहते हैं। मतलब मैं पूरा सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस कंप्यूटर को दे दूंगा, भाई ये सारा काम करना है। ओके, तो कौन सी मोड बोलते हैं उसको? स्क्रिप्टिंग मोड। कौन सी मोड? स्क्रिप्टिंग मोड। उसके लिए यहाँ पर कौन सा सॉफ्टवेयर आप यूज करेंगे, यानी कौन सी विंडो यूज होगी, उसके लिए होगा स्काई नोट। तो कहीं पर स्काई नोट होता है, कहीं पर अगर हम पाइथन की बात करेंगे तो जुपिटर नोटबुक होता है। और क्या करेंगे? फाइल बनाएंगे यूजिंग फाइल। इसी मैंने ब्रैकेट में लिख दिया है आपकी हेल्प के लिए, यूजिंग फाइल यू विल बी वर्किंग ऑन स्काई नोट। तो आप क्या करेंगे? फाइल बनाएंगे, उस फाइल में अपनी सारी इंस्ट्रक्शंस लिखेंगे। आप जैसी फाइल को एग्जीक्यूट करेंगे, मतलब चलाएंगे, तो एक एक करके आपकी सारी इंस्ट्रक्शंस एग्जीक्यूट होती हुई चली जाएंगी। अभी मैं आपको थ्योरी बता रहा हूँ, फिर समझा भी देंगे यहाँ पर कैसे चलेगा सारा काम। इतना नोट कर लेंगे सब लोग अपनी कॉपी पर, या कर चुके हैं पहले ही?
अच्छा, तब जिन्होंने नहीं किया वो जल्दी कर लें, फिर हम स्काई नोट पे काम करके देखते हैं। डन करें बेटे, बंद कर लो इसको। ओके, अब जिनकी स्क्रीन पर पहुंच जाइए स्काई लैब 6 पॉइंट। एक चीज रह गई थी बतानी, चेक करेंगे। आप यहाँ पर जाएंगे अपने कंप्यूटर पर, क्योंकि अगर घर पे आपको स्काई लैब इंस्टॉल करना है तो आप अपना पहले चेक कर लीजिए कि आपका 32 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम है या 64 बिट। कैसे चेक करते हैं, आप जाएंगे पीसी पर, अपने प्रॉपर्टीज पे क्लिक करेंगे। प्रॉपर्टीज में यहाँ पर लिखा हुआ आ जाएगा आपका, ये पूरा का पूरा इसमें लिखा हुआ है नीचे, यहाँ देखें सिस्टम टाइप लिखा हुआ है 64 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम। कितना बिट? 64 बिट। तो स्काई लैब जब आप गूगल से इंस्टॉल करेंगे अपने सिस्टम पर या यहाँ मशीन में भी अगर आपको इंस्टॉल करना हो तो आप चेक करें ना, यहाँ पर सारे सिस्टम 64 बिट के हैं। तो गूगल पे जाएंगे, वहां लिखेंगे डाउनलोड स्काई लैब 64 बिट या डाउनलोड स्काई लैब फॉर 32 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम। किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम पर चल सकता है, ये ओपन सोर्स है और फ्रीवेयर है। ओपन सोर्स का मतलब किसी भी सॉफ्टवेयर पर चल सकता है। समझ में आया यहाँ तक चीजें? कैसे चेक करेंगे कि 32 बिट है? अपने घर पे जाएंगे तो बस पीसी पे जाएं, कहीं पर माई कंप्यूटर होगा, किसी पे पीसी लिखा रहता है, वहां पर जाके प्रॉपर्टीज पे क्लिक करें, सिस्टम टाइप पे देख लीजिएगा लिखा होगा वहां पर 32 बिट 64 बिट, या किसी ने बहुत एडवांस ले रखा हो तो 120 बिट 256 तक का सपोर्ट करते हैं अभी फिलहाल इंडस्ट्री। उसके बाद स्काई लैब पर जाएंगे, जिनके अब मेरे साथ साथ काम करेंगे बेटे। ये देख लीजिए सबके मशीन पे स्काई लैब है या नहीं। अगर नहीं है तो दूसरे बच्चों के साथ बैठ जाएं, शेयर कर लें बेटे इसको। स्काई लैब पर क्लिक करें, अभी डाउनलोड कर लेंगे, पहले समझ लो। मेरे साथ साथ काम करते रहना कभी भी। स्काई लैब पे डबल क्लिक कीजिए सब बच्चे। डबल क्लिक कर दीजिए स्काई लैब पर। जैसे डबल क्लिक करेंगे ये आपका स्क्रीन ओपन हो जाएगा। हुआ डबल क्लिक नहीं है अभी, स्काई लैब नहीं है तो समझ लो फिर तो चलो कोई बात नहीं। वैसे चलिए ध्यान दीजिएगा, बाद में प्रैक्टिस कर लेना, आज वैसे ही 15 मिनट रह गए खाली। ये स्काई लैब का सॉफ्टवेयर है जिसको डबल क्लिक करके हमने ओपन किया। लेट मी शो यू हाउ डू यू क्लिक डबल ऑन दिस स्क्रीन। कैसे करना है डबल क्लिक, ये भी समझ लो। बहुत सारे बच्चे डबल क्लिक ऐसे करते हैं कि एक क्लिक किया फिर दूसरा क्लिक किया, सर तो ओपन ही नहीं हुआ। तो जल्दी जल्दी क्लिक कर देना इसको ऐसे करके। अब ये जो आपको स्क्रीन दिखाई दे रही है ये है आपकी कंसोल विंडो। कंसोल लिखा हुआ है ऊपर। कौन सी विंडो है ये? कंसोल विंडो। यहाँ से आपको पता भी चल जाएगा, यहाँ भी लिखा हुआ है कंसोल और सबसे टॉप पर जो टाइटल बार है बेटे ध्यान देना, सबसे ऊपर जो ये लिखा हुआ है इसे बोलते हैं टाइटल बार। उसके नीचे आपका ये है मेन्यू बार और उससे नीचे कौन बताएगा इसको क्या बोलते हैं? सबसे ऊपर क्या है? टाइटल बार। गुड, नोट कर लीजिएगा अगर किसी को ना पता हो। सबसे ऊपर है टाइटल बार, उसके नीचे जहां लिखा है फाइल एडिट कंट्रोल एप्लीकेशंस जिसको बोलते हैं मेन्यू बार। उसके नीचे क्या है ये? वेरी गुड, टूल बार, जहां पर टूल्स आपके अवेलेबल हैं इसे बोलते हैं टूल बार। उसके बाद ये कंसोल विंडो स्क्रीन का टाइटल है जो यहाँ लिखा हुआ है। वर्जन कौन सा है? ओके, स्काई लैब की फुल फॉर्म क्या होती है? स्काई का मतलब साइंस और लैब का मतलब लैबोरेटरी। साइंस लैबोरेटरी। ओके, यहाँ पर आप अपनी कमांड लिखेंगे, मतलब इंस्ट्रक्शन लिखेंगे। अभी हमने पढ़ा था कि कंसोल विंडो यूज की जाएगी किसके लिए? एक बार में एक इंस्ट्रक्शन चलाने के लिए। आई रिपीट, एक बार में एक इंस्ट्रक्शन, एक कमांड चलाने के लिए आप यूज करेंगे कंसोल विंडो। अब क्या चलाना है और कैसे कैसे उसको यूज करेंगे ध्यान दीजिएगा।
यहाँ पर एक कमांड हिस्ट्री है, जैसे जैसे आप यूज करते रहेंगे वो आपकी स्क्रीन पर यहाँ पर आते रहेंगे। मतलब ये कमांड हिस्ट्री की इस सिस्टम पर क्या क्या रन किया जा चुका है। इसे चाहेंगे तो हम क्लियर भी कर लेंगे बाद में। फिलहाल यहाँ पर गए, अभी मुझे एक ही कमांड चलानी है। और सबसे पहले हम बात करते हैं ऑपरेटर से। यहाँ पर कुछ ऑपरेटर्स होते हैं। एक ऑपरेटर होता है प्लस, एक होगा माइनस, एक होगा मल्टीप्लाई, एक होगा डिवाइड, राइट, और एक होगा आपका पावर, और एक होगा आपका रिमाइंडर। मैं इसका थोड़ा सा स्क्रीन बड़ी कर लेते हैं इसको, शायद पीछे तक दिखाई दे रहा हो ये। अब ठीक है, आपके पास ये ऑपरेटर से बेटा अपनी कॉपी में नोट कर लें। प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई, डिवाइड, दिस इज फॉर पावर, पावर है ना, 2 की पावर 10 करना है तो आप इसे यूज करेंगे। दिस इज फॉर रिमाइंडर, रिमाइंडर मतलब शेषफल। चलिए यूज करते हैं, क्या मतलब है इनका देखते हैं। अभी मैंने लिखा 2 प्लस 3, कितना आंसर आया 5। एक कमांड चलाई हमने, क्या लिखा है 2 प्लस, बेटे क्या हो गया है, चल नहीं रहा तो फिर बात क्यों कर रहे हैं बेटे? अगर नहीं समझ में आ रहा तो मुझे पूछ लो बेटे, आपस में बात करोगे तो दिक्कत होगी। फिर दोबारा देखें, इसे क्लियर करना है। हमने लिखा CLC, क्लियर करने के लिए क्या लिखेंगे CLC। CLC का मतलब है क्लियर कंसोल। जैसे आप इसे टाइप करेंगे कंफर्मेशन मांगेगा कि क्लियर कर दें क्या स्क्रीन, हमने कहा कर दीजिए। क्या लिखा था, मैंने लिखा था 2 प्लस 3 और एंटर की प्रेस कर देंगे। 2 प्लस 3 एंड देन एंटर की, ये आ गया आपका 5 आंसर। प्लस ऑपरेटर क्या करेगा पता है ना आपको, इसी तरह से 3 माइनस 3 कितना आंसर आ जाएगा 0। ओके, 3 मल्टीप्लाई बाय 3, एंटर कर दो। मल्टीप्लाई के लिए क्या यूज होगा यहाँ पर स्टार, स्टार, एस्ट्रिक, एस्ट्रिक बोलते हैं इसको या स्टार बोलते हैं। 3 into 3 9। ओके, 3 डिवाइडेड बाय 3 कितना आंसर आना चाहिए 1। ओके, 3 मॉड्यूलो 3 कितना आंसर आना चाहिए 3 मॉड्यूलो 3, एरर, वेरी गुड। ओके, नाउ 3 पावर 3, 3 की पावर 3, रिमाइंडर भी बता दूंगा यहाँ पर, ध्यान दीजिएगा। 3 की पावर 3 26, एरर नहीं बेटे, 3 पावर 3। ओके, मैंने इसका 3 मॉड्यूलो 3, दिस इज एरर, अनएक्सपेक्टेड आइडेंटिफायर। ओके, रिमाइंडर यहाँ पे काम नहीं करेगा। तो कौन कौन से फाइनली नोट कर लीजिएगा, प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई, डिवाइड और पावर, एक्सपोनेंशियल बोल देते हैं जिसको। ये 5 ऑपरेटर आपके फ्रीक्वेंटली आपके यूज होंगे। प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई के लिए स्टार याद रखें, डिवाइड के लिए फ्रंट स्लैश, और पावर के लिए ओके गुड कंपोनेंट साइन बोल रहे हैं। चलिए, फिर मैंने लिखा CLC मतलब क्लियर करने के लिए। अभी तो हमने डायरेक्ट कंप्यूटेशन किया, डायरेक्ट कमांड चलाई। क्या लिखा था हमने, कोई भी नंबर लिया चेक करके देख लिया। जैसे मैंने लिखा था यहाँ पर 10 डिवाइडेड बाय 3, तो आंसर आ गया आपका 3.33। इसको बाद में डेसिमल घटा भी ले लेंगे। जैसे देखते हैं अभी आप फिलहाल दशमलव के बाद बाय डिफॉल्ट 6 प्लेसेस आते हैं। पूरा स्काईलैब C लैंग्वेज में बना हुआ है। किसमें बना हुआ है, C लैंग्वेज, इसमें ना C प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है, उसी में डेवलप है सारा ये। तो अब मैंने कहा कि मुझे बताओ प्लीज 10 की पावर या 3 की पावर 7 कितना होगा।
तो आपको आंसर डायरेक्ट बता देगा। चलिए फिर से CLC किया। अब मैट्रिक्स ले रहा हूं मैं, या मैं एक चीज और आपको बता देता हूं। पहले मैंने लिखा a = 10। यहां पर a क्या है बता सकते हैं आप लोग? मैथमेटिक्स में भी यूज करते होंगे आप लोग। a = 10, so a is a variable here. What is a variable? तो a के अंदर वैल्यू चली गई है 10। मैंने लिखा b = फॉर एग्जांपल 20। ये एक और वेरिएबल बनाया हमने, कौन सा? बेटे बात नहीं करो, वहां ध्यान दो, बाद में हेल्प नहीं करता फिर मैं बच्चों के। b = 20, तो b में 20 वैल्यू चली गई है। साथ साथ वो आपको प्रिंट भी करता रहता है कि a की वैल्यू 10 थी, b की वैल्यू 20 थी। मैंने लिखा c = a + b। क्या होना चाहिए इस लाइन से? इसे बताने की जरूरत तो नहीं है, क्या होना चाहिए इससे? c = a + b। c में क्या आ जाना चाहिए? 30। दिखाई भी दे रहा होगा स्क्रीन पर, तो c = 30। इसी तरह से इफ आई राइट c = या कोई और वेरिएबल ले लेता हूं, d = a की b। What was a? 10. What was b? 20। तो आपको दिखा देगा 1 और पावर कितनी है उसकी? 20। यस और नो? यहां तक चीजें ठीक है? बेटा भी 4 मिनट 5 मिनट में कॉल करता हूं। 4-5 10 की पावर 20 हो गई मतलब। ठीक है, ये हो गया 10 की पावर 20। इसी तरह से मुझे c की वैल्यू को दोबारा देखना है, तो आप ऐसे टाइप कर देंगे। d की वैल्यू को देखना होगा, सिर्फ d लिखेंगे, दोबारा प्रिंट हो जाएगा। आपको a की वैल्यू देखनी है, a लिखेंगे, एंटर कर देना है। b की वैल्यू चेक करनी है, b लिखेंगे, एंटर प्रेस कर देंगे। अब ये परमानेंट वेरिएबल आपके बन चुके हैं, मेमोरी में स्टोर हो गए, जैसे कैलकुलेटर में हो जाते हैं। तो अगेन इफ आई राइट सपोज e = a + b, तो a में वैल्यू कितनी थी? a में वैल्यू कितनी थी बेटे? 10। और b में 20। चलिए मैं कुछ और लिख रहा हूं पर r = a + b। तो आप देखेंगे r में भी वैल्यू कितनी आ गई है। इसका मतलब क्या हुआ? क्या समझे इससे आप? कि वेरिएबल आपके बन के मेमोरी में स्टोर हो चुके हैं। आप इन्हें कभी भी अगर यूज करना चाहेंगे फर्दर तो यूज कर सकते हैं। ओके, इफ आई राइट %pi, क्या लिखा मैंने? %pi। क्या होता है pi? पाई। और पाई की वैल्यू कितनी होती है? 3.14, जिसे आप बोलते हैं 22/7। दिस इज पाई। यहाँ पर बने बनाए कुछ कांस्टेंट हैं, और कांस्टेंट को यूज करने के लिए आप उससे पहले परसेंटेज सिंबल यूज करेंगे। कौन सा सिंबल? परसेंटेज। दोबारा बता रहा हूं, बने बनाए कुछ कांस्टेंट है यहाँ पर, जिनको आप अपनी प्रोग्रामिंग में बहुत फ्रीक्वेंटली यूज करेंगे। मैंने लिखा %pi, तो मुझे उसकी वैल्यू दिखा दी। एक आपके मैथमेटिक्स में यूज करते हैं आप e। क्या वैल्यू होती है e की? 2. ओके, तो %e हमने लिखा, तो आपको वैल्यू उसने दिखा दी। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दैट? 2.71। ओके, ये बने बनाए कुछ कांस्टेंट है जिन्हें हम यूज कर रहे होंगे। चलिए फिर से मैंने लिखा CLC, स्क्रीन को क्लियर किया। अब एक मैट्रिक्स बना रहा हूं मैं। क्या बना रहा हूं? मैट्रिक्स। तो मैंने लिखा a = यहाँ पर मैट्रिक्स बना रहा हूँ, सपोज मैंने लिखा 1 2 3। ये हो गई फर्स्ट रो, सेमीकोलन लगाया, उसके बाद a = देन स्क्वायर ब्रैकेट्स 1 2 3। ये है फर्स्ट रो। कितने कॉलम है फर्स्ट रो में? 3 कॉलम है, 1 2 3, राइट। सिमिलरली वी कैन यूज सेकंड रो, फॉर एग्जांपल 4 5 6, वन मोर 7 8 9। ये कितना हो गया? 3/3। ये हम बना रहे हैं मैट्रिक्स। मैट्रिक्स के लिए बेटा जो मैं लिख रहा हूँ वही आपने लिखना है ना। फिक्स है, इसको आप चेंज नहीं कर सकते। इसका सिंटैक्स है, जैसे इंग्लिश में आई के साथ आप एम यूज करते हैं, है ना, ऐसे ही बेटा फिक्स है। ये रूल्स है इसके जो आपको ध्यान रखने हैं। तो a = स्क्वायर ब्रैकेट, फिर आपको जो वैल्यू लिखनी है उन्हें स्पेस से अलग कर देंगे, जैसे 1 फिर स्पेस या 2 फिर स्पेस या 3, फिर सेमीकोलन, यानी पहली रो कंप्लीट। देन सेकंड रो, फिर सेमीकोलन लगाया, 2 रो कंप्लीट हो गई। इस तरह से आपको और रो चाहिए तो यूज कर सकते हैं, नहीं तो हमने यहाँ पर इसको बंद कर दिया। सो दिस इज योर मैट्रिक्स A। वो आपको प्रिंट भी कर देगा कि ये आपका रो है।
1 2 3 then 4 5 6 and then 7 8 9, राइट। इसी तरह से आप दूसरा मैट्रिक्स बना सकते हैं b इक्वल टू जो भी रखना चाहेंगे वैल्यू यहाँ पर रख सकते हैं। जैसे मैं उल्टा ले लेता हूँ इस बार इसको 9, 8, 7 then 6, 5, 4 then 3 2 1। इज इट क्लियर? ये बी मैट्रिक्स हो गया आपका। इस तरह से आप मैट्रिक्स बड़े आसानी से, आपको कुछ नहीं करना है, सारी चीज रेडीमेड बनी हुई है। आपको तो अपने मैथमेटिक्स के कॉन्सेप्ट पे ध्यान देना है बस, बाकी तो सब कुछ इन्होंने बहुत ही इजी तरीके से आपको बना के दे रखी है सारी चीजें, ठीक है बेटे। अब मुझे इन दोनों मैट्रिक्स का एडिशन करना है। क्या करना है? एडिशन। सो हाउ डू यू डू दैट? आप लिख देंगे a प्लस b। तो आपको कहीं कोई रो कॉलम चेक करने की जरूरत नहीं है, जस्ट राइट a प्लस b एंड देन प्रेस एंटर की। तो आप देखें क्या टोटल ठीक है? यस टोटल ठीक है, क्योंकि हमने अपोजिट लिखा हुआ था। मुझे माइनस करना है तो a माइनस b, दिस इज द डिफरेंस, है ना, सब्ट्रैक्शन कर दिया हमने। मल्टीप्लाई करना है तो यू कैन राइट a मल्टीप्लाई b, ये मल्टीप्लिकेशन हो गया। तो कुछ मुश्किल लग रहा है आपको? यू जस्ट नीड टू राइट ऑपरेटर्स बिटवीन द मैट्रिसेस a स्टार b। ओके, और क्या करना है? मान लीजिए मुझे इनवर्स निकालना है। अब इसमें मैडम आपकी हेल्प करेंगे। मुझे इनवर्स निकालना है सपोज a का, तो पहले चेक कर लेते कि a, ये निकाला मैंने, ये है मेरा a मैट्रिक्स, राइट। अब इसका मुझे ट्रांसपोज निकालना है, तो मैं लिखूंगा a और ऊपर सिंगल कोट, सिंगल कोटेशन मार्क। ये है ट्रांसपोज के लिए। किसके लिए? ये ट्रांसपोज के लिए। कैसे याद रखेंगे? इसके पूरा का पूरा ट्यूटोरियल आपके उसमें भेज देंगे ग्रुप पर भी, तो आपको आराम से याद भी रह पाएगा, वरना तो फिर सारा भूल जाओगे। तो पहले प्रैक्टिस करें और थोड़ा सा याद भी रखने की इसको कोशिश कीजिएगा। a सिंगल कोट किसके लिए? ट्रांसपोज। क्या करता है ट्रांसपोज? रो को ट्रांसपोज कॉलम में में क्या होता है बेटे? जी सर, हाँ जी, ऊपर ही वहाँ बीएससी वाली ऊपर वाली। आ देता है तो देखो क्या ठीक है आउटपुट? बहुत जल्दी पहले बता दें कि हाँ ठीक करेगा, कंप्यूटर को गलती थोड़ी करेगा। चलिए समझ में आ गया आपका। अब मुझे इसका इनवर्स निकालना है, तो यू नीड टू राइट i and v। अच्छा, बस इस वाले कमांड को समझ लो। e and v पैरेंथेसिस और लिख दोगे उसमें मैट्रिक्स का नाम e and v a। क्या करेंगे इससे? इनवर्स निकालेंगे मैट्रिक्स का, ठीक है बेटे। और बस ये आपने एंटर कर देना, ये इसका इनवर्स आया है। मैट्रिक्स इज क्लोज टू सिंगुलर और बैडली स्पेल, बहुत बेकार मैट्रिक्स बनाया टीचर ने, तो ये उसका इनवर्स आ जाता है बेटे, ठीक है। मैडम अटेंडेंस